में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब की राजधानी तक्षशिला में थी, ठीक है, और तीसरी राजधानी मथुरा में थी, और चौथी शाखा जो है पश्चिमी भारत में थी, और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन एवं दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित की थी। यानी कि इन 5 राजधानी बनाई थी शकों ने अपनी। पहली राजधानी अफगानिस्तान में थी, दूसरी राजधानी पंजाब में थी, पंजाब के तक्षशिला में थी, ठीक है, और तीसरी राजधानी इन्होंने मथुरा में बनाई थी, और चौथी राजधानी जो है पश्चिमी भारत में बनाई थी, और पांचवी राजधानी जो इन्होंने ऊपरी दक्कन यानी दक्कन में बनाई थी, ठीक है, मुंबई के पास, ठीक है, दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया था शकों ने, ठीक है। प्रथम शक राजा मोह था, यानी प्रथम शक राजा का नाम क्या था, यानी प्रथम जो शक राजा हुआ है, शकों का जो राजा हुआ है वो मोह था। क्या नाम था उसका? मोह, ठीक है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, यानी शक जो थे मूल कहाँ कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और चारागाह की खोज में भारत आए थे। चारागाह की मतलब ये लोग देखो, ये जो लोग मध्य एशिया के जो लोग थे, वहां पर जो है जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो है वहां पर घास नहीं उगती थी, ठीक है, यहाँ पर गर्म गर्म क्षेत्र हो गए, वर्षा हो नहीं रही, तो वहां पर जो है पशुओं के लिए घास नहीं पर्याप्त नहीं मिल पाने के कारण ये लोग जो है भारत आना चाहते थे, ठीक है, लेकिन भारत आए तो यहाँ पर घास भी नहीं मिली, और इन लोगों ने यहाँ का राजपाट देखा तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ के स्थानीय राजाओं पर आक्रमण भी करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लोग, इनका मुख्य जो है मुख्य सोच क्या थी, ये लोग मुख्य सोच इसलिए आए थे चारागाह की तलाश में, ठीक है, यानी पशुओं के लिए चारा मिल जाए, ठीक है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे यहाँ पर जो है राज करने लगे शक, ठीक है। आइए देखते हैं, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया के थे, ठीक है। आगे देखते हैं 58 ईसा पूर्व में, यानी 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। यानी 58 ईसा पूर्व में तो जो है एक स्थानीय राजा ने जो है धीरे, देखो कोई भी साम्राज्य हो धीरे धीरे स्थापित होता है, ठीक है। शक भी पहले चारागाह की तलाश में आए, 60 100 200 वर्षों रहे होंगे, वहां की उन्हें क्रिया विधि समझी होगी, 2 4 पीढ़ी गुजारी होंगी, तब जो है वहां पर उन्होंने शासन कर पाया। एक संग ऐसे नहीं आया और शासन कर दिया, डायरेक्ट जो है आए और जीत लिए तुरंत शासन कर दिया, नहीं, कई बार इन्हें हारना भी पड़ा है भारतीय राजाओं से, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और बाहर खदेड़ दिया, और विक्रमादित्य की उपाधि भी उसे धारण की थी इस राजा ने, ठीक है, यानी शकों को बाहर खदेड़ दिया अपने राज्य से, और जो है उसे जो उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। आगे देखते हैं, शकों पर विजयों के उपलब्ध में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया गया, यानी कि शकों जो शक थे उन पर विजय के उपरांत जो एक नई संवत शुरुआत की गई, ठीक है, जिसे जो है विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि जब शक हारे थे, समझे नहीं समझे, यानी भारतीय राजाओं ने जब शकों को हराया था तब एक संवत चालू हो गई थी 58 ईसा पूर्व जो है, तो एक स्थानीय शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया गया था, जिसका नाम था विक्रम संवत। क्या नाम था? विक्रम संवत, ठीक है, जो आज भी चलती है। लोग समझते हैं विक्रम संवत क्या है, यानी कि जब शकों को जो है भारतीय राजाओं ने हराया था, उसी के उपलक्ष्य में जो है उसे याद रखने के लिए एक संवत चलाई गई थी, उसका नाम था विक्रम संवत, ठीक है। आगे देखते हैं, उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, यानी कि देखो उसी समय से विक्रमादित्य भी एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। देखो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का मतलब क्या है? विक्रमादित्य का मतलब ये है जिन्होंने शकों को हराया, उसने वो विक्रमादित्य बन जाता था, समझे नहीं समझे, यानी जिन्होंने शकों को हराया उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण के लिए। एक टाइम शक जो है इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि इन्हें हराना एक मामूली बात नहीं थी, इसलिए वह उपाधि भी धीरे धीरे जो है और लोकप्रिय बनती चली गई, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसकी संख्या भारतीय इतिहासकार में 14 तक पहुंच गई, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है भारतीय राजाओं ने 14 बार धारण की है, 14 राजाओं ने धारण की, 14 बार तक धारण की, ठीक है, कितनी बार? 14 बार, ठीक है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, यानी गुप्त सम्राट जो है चंद्रगुप्त, आगे हम जब गुप्त काल समझेंगे तब वहां पर एक राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, उन्होंने सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में, शकों की देखो इनकी शाखाएं कितनी थी? 5 शाखाएं थी, ठीक है, मथुरा में थी, अफगानिस्तान में थी, पंजाब में थी, पश्चिमी भारत में थी, और दक्कन में थी, ठीक है, यानी पठार में थी, दक्कन पठार में, ठीक है। और आगे देखते हैं, इन शाखाओं की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे अधिक अरसे तक शासन किया। देखो
बाकी जो उनकी 5 शाखाएं थी अफगानिस्तान पंजाब में सब जगह थी, लेकिन सबसे ज्यादा भारत पर अगर किसी शाखा ने यानी शक की किसी शाखा ने जो है शासन किया है, तो वो जो है पश्चिमी भारत के प्रभुत्व वाली जो पश्चिमी पश्चिमी भारत में वाली एक शाखा थी, वहां पर जो है उस शाखा ने सबसे अधिक जो है भारत पर शासन किया शकों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात में गुजरात में चल रही समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो गुजरात से जो है हमारे जो है शकों जब शकों का कहता है उस टाइम से जो है गुजरात से जो है माल एक्सपोर्ट होता था, यानी कि समुद्री देखो गुजरात के पास समुद्र भी है, समुद्र से जो है माल की आवाजाही होती थी, उस कारण जो है पाकिस्तानी राजा टैक्स लेते होंगे। ठीक है, उसी टैक्स से जो लोग है शकों की राजधानी गुजरात के पास तो थी एक, ठीक है, दक्कन के पास थी, और वहां से जो लोग इतना इतना अच्छा पैसा कमा रहे थे कि उन्होंने जो है अपने देखो उन्होंने जो है जिसका शासन सॉरी एक मिनट देखते हैं जिससे जिससे भारी लाभ उन्हें मिला। ठीक है, और भारी लाभ से जो है उन्होंने चलते देख उन्होंने चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे, यानी कि इतना उन्हें लाभ हो रहा था इस विदेशी इन विदेशी लोगों को कि वहां के लोगों राजाओं ने जो है या चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे लोगों के लिए। ठीक है, अपने अपने काल में जो है चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे किन्होंने, शकों ने, जो गुजरात के पास शाखा थी उस शाखा ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, यानी कि शकों का जो है सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था, यानी कि 130 से जो है 150 यानी 20 साल तक जो है रुद्रदामन प्रथम जी ने शासन किया गुजरात की शाखा पर। ठीक है, तो ये सबसे प्रतापी एवं ठीक है यानी सबसे जो है ताकतवर योद्धा माने गए शकों के। ठीक है, तो इसने जो है कठियावाड़ की जो है इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित एवं जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, यानी रुद्रदमन जो था देखो कहने को तो ये विदेशी थे लेकिन जो है भारतीय संस्कृति को भी बड़ा सम्मान देते थे, ये देखो बात कहेगी। रुद्रदमन संस्कृत का भी बड़ा प्रेमी था। ठीक है, ये देखो रुद्र जो लोग आए कहाँ थे, ये मध्य एशिया से आए थे, लेकिन ये रुद्रदमन जो था यहाँ इसका प्रतापी शासक था 130 से 150 ईसा पूर्व में। तो रुद्रदमन जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिनार अभिलेख जो है जारी किया था, यानी विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे देखो उसने सबसे पहले यानी भारतीयों से भी पहले जो है विशुद्ध संस्कृत में जो है सबसे लंबा अभिलेख जो है जारी किया था, समझे, संस्कृत भाषा में। इससे पहले किसी राजा ने जो है या किसी पंडित या किसी ने भी नहीं इतना बड़ा अभिलेख जारी किया संस्कृत भाषा में। समझो एक विदेशी होकर उसने ये काम किया है, समझो, यानी कि लोगों का प्रेम था, ठीक है, हमारे देश के प्रति, यानी कि आक्रमण करने आते थे और वे हमारे देश के ही हो जाते थे, हमारे भारतीयों के। ठीक है, यही तो भारतीयों की कला है कि हमारे ऊपर जो आक्रमण करने आए वो भी यहीं के रहकर रह गए। ठीक है, लेकिन एक ही नहीं रह पाए, वो थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज नहीं हो पाए। ठीक है, अंग्रेज भी हो जाते लेकिन वहां पर ब्रिटिश कंपनी का शासन था। ठीक है, वो उनका डायरेक्टली शासन नहीं था, क्यों वहां पर जो है उन्हें कंपनी कंपनी वो तो एक कंपनी चला रहे थे, कंपनी वहां पर जो है ना ब्रिटिश सरकार चला रही थी, वो भी इस देश के हो जाते लेकिन जो है वहां की सरकारें चला रही थी इस कंपनी को। ठीक है, इसलिए जो है नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। देखो इन्हें संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाया किसने, रुद्रदमन ने। उससे पहले जो है सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, लेकिन इसने पहली बार जो है संस्कृत भाषा में लिखे। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत में शक राजा अपने आप को जो है क्षत्रप कहते थे, यानी भारत में जो शक राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे, क्षत्रप। ठीक है, यानी क्षत्रप की उपाधि तरीके से धारण करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। परथाई या पल्लव, उसके बाद शकों के बाद पल्लवों का आक्रमण हुआ, यानी सॉरी जो शक थे शकों का मान लो टाइम समाप्त हुआ, उसके बाद जो है पल्लव आए। तो पश्चिमी भारत में जो है शकों के अधिपात्य के बाद यानी कि शकों के जो है समाप्त होने के बाद जो है पारथाई पारथाई लोगों का अधिपात हुआ। पारथाई मतलब पल्लव लोगों का अधिपात हुआ, यानी पल्लव लोगों का शासन हुआ। भारत में भारत में प्रसिद्ध पार्थपाई राजा गोंडा फर्निस था, यानी गोंडा फर्निस जो था पल्लव पल्लव राजाओं का जो एक प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, इसी के शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, यानी कि इसी के शासन काल में जो है सेंट टॉमस नामक एक व्यक्ति जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ठीक है,
तो लगभग दूसरी शताब्दी में, जैसे मान लो दूसरी शताब्दी होगी, ठीक, दूसरी शताब्दी जो तो 50 तो रुद्रमन थे, लेकिन दूसरी शताब्दी से मान लो कि जो जो सेंट का नाम क्या था, उनका नाम, हाँ सॉरी, सेंट टॉमस जो थे ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे दूसरी शताब्दी में, ठीक है। आइए देखते हैं, पारथाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था, यानी पारथाई यानी पल्लव लोगों का स्थान जो है ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का। तो ईरान से हमारे काफी जो है ऐतिहासिक संबंध भी हैं, समझे नहीं समझे। ईरान जो है, यहाँ के लोग भी हिंदी बोलते हैं, ईरान के लोग भी, ठीक है। यहाँ के लोग देखो पल्लव, जो पल्लव थे ये कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से, ठीक है। आगे देखते हैं, यहीं पर जो है शक एवं जो है पल्लव समाप्त होते हैं। अब सिर्फ एक आकरण बचा है, कुषाण, ठीक है, वो हम समझेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।